मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। देखें, स्विस कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका को संघीय परिषद कहती है। स्विट्जरलैंड का संविधान कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति एक संघीय परिषद में निहित होगी जिसके 7 सदस्य होंगे। अमेरिका और भारत के संविधान के साथ इसकी तुलना करिए। अमेरिकन संविधान का दूसरा अनुच्छेद कहता है कि अमेरिका की कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। तो भारत और अमेरिका में एक राष्ट्रपति में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित हैं। एक व्यक्ति में एक ऐसा पद जिसमें एक व्यक्ति रहता है, राष्ट्रपति। तो इन दोनों देशों में कार्यपालिका का मुखिया एक व्यक्ति होता है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्तियां एक व्यक्ति में निहित न होकर एक संस्था में, जिसे संघीय परिषद फेडरल काउंसिल कहते हैं, उसमें निहित है और उस परिषद में 7 व्यक्ति सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की स्थापना की गई। बहुल कार्यपालिका के 2 प्रकार संख्या की दृष्टि से होते हैं। जहां पर कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका आदि दुनिया के तमाम देश। और दूसरा है जहां पर कार्यपालिका शक्ति एक संस्था में निहित होती है उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। संस्था के सदस्यों की संख्या कुछ या अनेक हो सकती है। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, और अभी से नहीं, सैकड़ों वर्षों से। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत सोवियत संघ में या जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्थाओं की स्थापना की गई थी वहां पर भी बहुल कार्यपालिका की स्थापना की गई थी। लेकिन इन साम्यवादी देशों की बहुल कार्यपालिका केवल दिखाने के लिए बहुत थी, बाकी पूरी शक्तियां वहां पर एक व्यक्ति में निहित होगी। तो इन देशों के उदाहरणों को बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत सिद्धांत के रूप में लिया जा सकता है, व्यवहार के रूप में नहीं। लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक काम कर रही है, और स्विट्जरलैंड के लोग कभी भी इस बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था को समाप्त करने के मूड में नहीं होंगे, क्योंकि स्विस जनता का यह विचार है, स्विस जनता यह सोचती है कि एकल कार्यपालिका निरंकुश तंत्र का गर्भस्थ शिशु है। निरंकुश तंत्र का गर्भस्थ शिशु मतलब जहां कहीं भी कोई भी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होगी वहां पर निरंकुशता आएगी, और स्विट्जरलैंड की जनता यह नहीं चाहती। तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की स्थापना की गई है और इसके 7 सदस्य होते हैं। देखें इनका संगठन के अंतर्गत वहां पर 22 कैंटन हैं। किसी भी कैंटन से एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता। एक सबसे बहुत अच्छी बात है कि इस 7 सदस्यों के बीच कोई आपसी रक्त संबंध नहीं होना चाहिए, निकट संबंधी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से भारत में भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इन 7 व्यक्तियों के बीच निकट संबंध नहीं होना चाहिए। आगे है अनेक भाषा भाषी। स्विट्जरलैंड में जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, रोमन और इटालियन भाषा बोली जाती है। जर्मन भाषा भाषी ज्यादा हैं, इसलिए अधिक सदस्यों का निर्वाचन होता है। उससे कम फ्रेंच है, उससे कम इटालियन और रोमन भाषा भाषी रहती है। तो एक ही भाषा से 7 लोगों का निर्वाचन नहीं होगा, अलग अलग भाषा भाषियों से सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक ही दल के 7 व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते,
नहीं किए जाते। अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों को वहां पर सदस्यता दी जाती है। सामान्यतया जर्मन भाषा भाषी 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, फ्रेंच भाषा भाषी 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं और रोमन और इटालियन भाषा भाषी 1 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से 7 लोगों का निर्वाचन संघीय सभा करती है। संघीय सभा अपने संयुक्त अधिवेशन दोनों सदन के सदस्य एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं और वे संघीय सभा के 7 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। योग्यता संविधान कहता है कि राष्ट्रीय परिषद मतलब संसद का प्रथम सदन, संघीय सभा का प्रथम सदन राष्ट्रीय परिषद है। संघीय परिषद के निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता उसकी योग्यता हो, मतलब उसमें योग्यता राष्ट्रीय परिषद का राष्ट्रीय परिषद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए और वह व्यक्ति संघीय परिषद का सदस्य हो सकता है। सामान्यतः व्यवहार में जो योग्य राजनीतिज्ञ होते हैं, कुशल होते हैं, चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करते हैं, विनम्र होते हैं, व्यावहारिक ज्यादा होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं, अपनी बातों को अच्छी तरह से रखने की जिनमें क्षमता योग्यता होती है, ऐसे ही व्यक्ति ही संघीय परिषद के लिए निर्वाचित होते हैं। स्विट्जरलैंड की जनता बहुत ज्यादा बोलने वाले को, बहुत ज्यादा बकवास करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो संक्षिप्त में अपनी बातें कह करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और अपनी बातों को विनम्रता पूर्वक सामने रखता है, ऐसे व्यक्तियों को वहां पर जनता इस पद के लिए निर्वाचित करती है। इसकी संख्या 7 है, तो पूरे प्रशासन को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया। पूरे प्रशासनिक विभागों को भारत में जैसे 50 मंत्रालय है, ऐसा नहीं। स्विट्जरलैंड में 7 भागों में पूरे प्रशासन को बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक है राजनीतिक, दूसरा है गृह विभाग, तीसरा न्याय विभाग, चौथा वित्त विभाग, 5वां डाक और रेलवे विभाग और 6वां कृषि उद्योग विभाग और 7वां है सैनिक विभाग। 7 विभागों में एक एक व्यक्ति बैठ जाते हैं, आपस में मिल करके वो लोग एक एक विभाग का बंटवारा कर लेते हैं और इस प्रकार से वे अपने विभाग के लिए सभी प्रकार से संघीय सभा के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं। फिर है अवधि, इसकी अवधि 4 वर्ष की है। 4 वर्ष के बाद इनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जब संघीय सभा भंग होती है किसी कारण से, मतलब जब संसद को भंग किया जाता है तो संसद के साथ साथ संघीय परिषद की भंग कर दी जाती है और इसका भी नया निर्वाचन होता है। वैसे इसका कार्यकाल 4 वर्ष से फिक्स है। पदच्युति, संविधान संघीय परिषद के सदस्यों की पदच्युति के बारे में कोई प्रावधान नहीं करता और यह बहुत अच्छी बात है कि आज तक संघीय परिषद के किसी सदस्य को पदच्युत नहीं किया गया है। आगे कार्य प्रणाली, ये 7 व्यक्ति मिलकर के, चूंकि कार्यपालिका के सदस्य हैं, कार्यपालिका का काम पूरे देश का शासन चलाना है, इसलिए इसकी बैठक, इन 7 लोगों की बैठक समय समय पर होती रहती है और वहां पर देश की आंतरिक नीति और विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। मिल बैठ करके आपस में समन्वय की भावना रखते हुए वे काम करते हैं और यहाँ पर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय लिए जाने के बाद भी इनमें से कोई भी सदस्य उस निर्णय की आलोचना कर सकता है। 7 व्यक्तियों के मतभेद होते हैं और मतभेदों को दबाया नहीं जाता। मतभेद कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य खुल करके रख सकता है। जबकि मंत्रिमंडलीय शासन में एक बार मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय ले लिया, उसका समर्थन उसे हमेशा करना पड़ता है, बाध्यता है। स्विट्जरलैंड में 7 व्यक्ति एक दूसरे की आलोचना भी कर सकते हैं। इनके बीच सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता। और पदाधिकारी, इसके 2 पदाधिकारी होते हैं। इन 7 लोगों में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संघीय सभा करती है।
इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इस अध्यक्ष को राष्ट्रपति तथा उपाध्यक्ष को उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो यहां पर देखिए, अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति हर साल बदलता है। इन 7 व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति को 1 साल राष्ट्रपति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिलता है और वह अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बन सकता। यदि दूसरी बार निर्वाचित हो गया तो भले ही फिर बन जाए, लेकिन उसका कार्यकाल 1 साल ही होगा। और सामान्य परंपरा यह रही है कि अभी का उपाध्यक्ष अगले साल अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया जाता है। तो 7 व्यक्तियों के बीच यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद घूमते रहता है। इस संघीय सभा के अध्यक्ष को हम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति के रूप में या अध्यक्ष के रूप में उसकी 2 भूमिकाएं होती हैं, एक संघीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में और दूसरा स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में। स्विस राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति के रूप में वह राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है, राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, उसका पद सम्मान का है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के समारोहों की अध्यक्षता करना, उद्घाटन करना, जनता को संदेश देना, इस प्रकार के जो सम्मानजनक कार्य हैं उस अध्यक्ष के द्वारा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो विधेयक होते हैं, जो विधेयक पारित होते हैं, पारित विधेयकों पर यह अध्यक्ष सिग्नेचर करता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, वैसे ही यहाँ का अध्यक्ष उस पर सिग्नेचर करता है। और संघीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में उसकी दूसरी भूमिका होती है कि वह संघीय परिषद की बैठक बुलाता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विषयों को वहाँ प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, आपस में लोग वाद विवाद करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं, उस निर्णयों पर हस्ताक्षर करता है। इन बाकी जो 6 विभाग में स्वयं एक विभाग का अध्यक्ष होता है, इन 7 में से एक विभाग उसके अधीन भी होता है। तो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना, सामान्य निरीक्षण, नियंत्रण के रूप में निरीक्षण नहीं, निरीक्षण करना, उनके कार्यों के लिए समन्वय करना, ये सब उसकी भूमिका के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वह अध्यक्ष, जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, वह सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। वह एक चंद्रमा होता है जिसके चारों ओर सभी वह नक्षत्रों के बीच चंद्रमा होता है, वह सर्वोच्च होता है। ऐसी कोई भूमिका इस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नहीं होती। वह समकक्षों में प्रथम होता है, 7 व्यक्ति में पहला व्यक्ति होता है। 7 व्यक्ति समान हैं, उनमें जो मुखिया है वह है वहां का अध्यक्ष, बस उसकी यही भूमिका होती है। और इसी प्रकार से अमेरिका राष्ट्रपति के समान सर्वे सर्वा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से सब डिसीजन नहीं लेता, आपस में मिलकर के लोग काम करते हैं। अब देखें संघीय परिषद के कार्य, मतलब संघीय परिषद जिसके पास पूरी कार्यपाल समस्त कार्यपाल का शक्ति निहित है, उसके कौन से कार्य है, उसके कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत प्रशासन का संचालन करना, कानूनों को क्रियान्वित करना, नियुक्तियां करना। संघीय सरकार के उच्च पदों पर कुछ नियुक्तियां की जाती हैं, और उस प्रकार की नियुक्तियां बने। फिर व्यवस्था की स्थापना करना, शांति व्यवस्था की स्थापना करना पूरे देश पर। आगे रक्षा, देश की रक्षा करना, आंतरिक संकटों देश की रक्षा, बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा, स्विट्जरलैंड की रक्षा करना। तो रक्षा संबंधी इसकी पूरी जिम्मेदारी है। सेना का संगठन करना, वैदेशिक संबंधों की स्थापना करना, किन किन देशों से हम राष्ट्रदूत स्वीकार करेंगे, किन किन देशों को राष्ट्रदूत भेजेंगे, ये तमाम प्रकार के वैदेशिक संबंधों का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको सेना के उपयोग का अधिकार तो है, लेकिन 15 दिन से अधिक के लिए सेना की आवश्यकता पड़ी तो उसको संघीय सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। उससे कम समय के लिए सेना को उपयोग तो कर सकती है, लेकिन ज्यादा समय के लिए भी जरूरत पड़े सेना की तो उसको संघीय सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। और कैंटोनों पर नियंत्रण रखती है।
यदि आवश्यकता पड़े तो यदि मान लीजिए स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार को लगा कि किसी कैंटन की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, उसके द्वारा ठीक काम नहीं किया जा रहा है, तो उसके कार्यों पर भी इसके नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। और प्रतिवेदन, संघीय सभा का जब कभी भी अधिवेशन होता है, प्रत्येक अधिवेशन के शुरुआत में संघीय परिषद के द्वारा राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्था के बारे में प्रतिवेदन संसद में पेश किया जाता है। संसद में उस पर चर्चा होती है और प्रस्ताव उसके द्वारा पारित किया जाता है, तो यह प्रतिवेदन देती है। इसके अलावा अंतिम है वह संकट काल में जिसका नेतृत्व करती है। स्वाभाविक है, दुनिया के अन्य देशों की कार्यपालिका की भांति इसको भी संकट काल में देश के नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा जाता है। और आज तक देखिए स्विट्जरलैंड में कोई लड़ाई नहीं, स्विट्जरलैंड के चारों ओर युद्ध पिपासु राष्ट्र स्थित है, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह स्विट्जरलैंड को आंख उठाकर देख सके। लेकिन फिर भी संकट तो संकट होता है। वह संकट काल में स्विट्जरलैंड के लिए पहरे के समान अपने सैनिकों को नियुक्त करता है और उन्हें आवश्यक निर्देश देता है। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति है। अब देखें विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये जो संघीय परिषद के सदस्य होते हैं, ये सामान्यतया संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए रहते हैं। और जब संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो ऐसे ही लोगों को संघीय सभा संघीय परिषद के लिए चुनती है। और जब संघीय परिषद के लिए इनका निर्वाचन हो जाता है तो वे संघीय सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। मतलब संघीय परिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, संघीय सभा के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन संघीय सभा के सदस्य नहीं होते। यदि हैं तो त्याग पत्र दे देते हैं। तो संघीय सभा की बैठकों में संघीय परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संघीय परिषद के सदस्य संसद के संघीय सभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन वे संघीय सभा की बैठक में भाग लेते हैं, सदन का नेतृत्व करते हैं, विधेयक पेश करते हैं, उस विधेयक को पास करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, मतलब नेतृत्व करते हैं, उस विधेयक के पक्ष में माहौल बनाते हैं, सदस्यों का समर्थन प्राप्त करते हैं और उस विधेयक को पास कराने की पूरी कोशिश करते हैं। एक संघीय परिषद संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संघीय परिषद के सदस्यों से संघीय सभा प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, इनके कार्यों की आलोचना कर सकती है और संघीय परिषद के सदस्यों को जवाब देना पड़ता है। क्योंकि संघीय परिषद संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए उसको जवाब देना पड़ता है। और आगे है वह संघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, कौन? अध्यक्ष। लेकिन उसे वीटो का अधिकार नहीं है, न अमेरिका के समान वीटो है, न भारत के समान वीटो है, उसे वीटो का अधिकार नहीं है। जैसे ही दोनों सदन प्रस्ताव पारित विधेयक पास कर देते हैं तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है, कानून क्रियान्वित हो जाता है। आगे वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट बनाना, बजट पेश करना और बजट को पारित करने के बाद उस बजट का क्रियान्वयन करना, ये उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। उसको कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी गई। कौन कौन से? विशेष करके संघीय विभागों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं या रेलवे प्रशासन के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, उन निर्णयों के विरुद्ध यहाँ पर अपील की जा सकती है। फिर यदि धार्मिक आधार पर कोई कंटन कोई भेदभाव करता है तो ऐसे निर्णयों पर भी संघीय परिषद में अपील की जा सकती है, लेकिन इसे क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं है। क्षमा प्रदान करने का अधिकार संघीय सभा को है। और इस प्रकार से कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक, ये उसको कार्य परिस्थितियां संविधान प्रदान करता है।
और संघीय परिषद के द्वारा अपने कार्यों का उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, यदि संघीय परिषद के सदस्यों के द्वारा कोई विधेयक पेश किया गया, उस पर चर्चा या कोई प्रस्ताव पेश किया गया, उस पर चर्चा हुई और संघीय सभा ने यदि उसे पास नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं, पास नहीं किया मतलब रद्द हो गया विधेयक, प्रस्ताव रद्द हो गया। तो इसके लिए दुखी होकर के संघीय परिषद के सदस्यों को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए कि हमने घर बनाने के लिए एक शिल्पी को रखा, एक आर्किटेक्ट या एक इंजीनियर को रखा, उसने हमें बताया कि ऐसा ऐसा करना ठीक रहेगा, ऐसा ऐसा करना ठीक रहेगा। हमने अपना रिक्वायरमेंट बताया, उसने बताया कि ऐसा ऐसा करना ठीक रहेगा। यदि मान लीजिए उस आर्किटेक्ट के द्वारा दिए गए किसी परामर्श को मकान मालिक स्वीकार नहीं करता, तो आर्किटेक्ट को काम छोड़ करके चले जाने की आवश्यकता नहीं है। अपितु भवन मालिक जैसा चाहता है उसी प्रकार से उसको बनाकर देना हुआ उसका दायित्व है। इसी प्रकार से ये जो 7 सदस्य हैं संघीय परिषद की कार्यपालिका की, इनकी स्थिति भी केवल आर्किटेक्ट के समान होती है। यदि संघीय सभा इनकी बातों को नहीं मानती या इनसे भिन्न अपना मत रखती है, तो इनको त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अपितु इनका दायित्व है कि संघीय सभा की इच्छा के अनुसार प्रस्ताव या विधेयक तैयार करके सदन में पेश करना, पास करना। दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है, नौकरी छोड़कर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, चिड़चिड़ाने की चिल्लाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, संघीय सभा के सेवक हैं, इसके नौकर हैं। समझ लीजिए कि संघीय परिषद जो होती है वह संघीय सभा की एक कार्यकारिणी समिति है। जैसे मान लीजिए हमने एक संगठन किया, उसमें हजारों सदस्य रख लिया या 400-500 सदस्य रख लिया, तो 400-500 सदस्य मिलकर के तो कोई काम नहीं कर सकते, आपस में पंचायत करेंगे, बाहुबाजी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, कार्यकारिणी समिति बनाते हैं। कार्यकारिणी समिति में मुश्किल से 2, 4, 6, 7, 8, 10 लोग सदस्य होते हैं और ये सब मिलकर के उस मूल संस्था के निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं, उसके निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। बस यही स्थिति जहां पर 200 सदस्य हैं संसद के, प्रथम सदन के सदस्य, 44 सदस्य दूसरे सदन में हैं, 244 तो देश का शासन नहीं चला सकते। तो ये 7 लोगों पर निर्वाचित करके बोल देते हैं कि भाई हम पूरी व्यवस्था करेंगे, आपका काम देश को चलाना है, ये रहा कानून, ये रही पूरी व्यवस्थाएं, आप कानून से देश को चलाएंगे। तो संघीय परिषद के सदस्यों को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और संघीय सभा इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से नहीं हटा सकती। दुनिया में एक यूनिक सिस्टम स्विट्जरलैंड है, इसलिए स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करना राजनीतिक विज्ञान विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अब संघीय सभा और संघीय परिषद के बीच संबंध देखिएगा। जो चीजें बोल चुका हूं उस पर एक बार और चर्चा कर लें। संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। निर्वाचित हो जाने के बाद यदि वे संघीय सभा के सदस्य हैं, त्याग पत्र देना पड़ता है। संघीय परिषद के सदस्यों को संघीय सभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, मतदान नहीं कर सकते, बैठकों में भाग ले सकते हैं, बैठकों में सदन का नेतृत्व करते हैं, विधेयक जरूरत के अनुसार विधेयक पेश करते हैं। संघीय सभा भी कई बार प्रस्ताव पारित करके संघीय सभा से अनुरोध करती है कि अमुक विषय पर आप विधेयक बनाकर पेश करिए, हम उस पर विचार करके पास करेंगे। संघीय सभा के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना या सदस्यों के द्वारा की गई आलोचनाओं का जवाब देना संघीय परिषद के सदस्यों का दायित्व है। 7 व्यक्ति एक एक विभाग के मुखिया है, प्रत्येक सदस्य एक एक विभाग का मुखिया के रूप में काम करता है और सदन के प्रति उत्तरदायी भी होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होता,
यहाँ पर सदस्य अपने विभाग के सर्वे सर्वा हैं और सभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। और इस प्रकार से देखते हैं कि संघीय परिषद के सदस्य अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से ईमानदारी से निर्वहन करते हुए अपने कार्यों का संपादन करते हैं। अब देखें इसकी प्रकृति के बारे में। संघीय परिषद क्या एक संसदीय व्यवस्था है या कोई अध्यक्षात्मक व्यवस्था है? यह संसदीय भी है और संसदीय नहीं भी। यह अध्यक्षात्मक भी है, अध्यक्षात्मक नहीं भी है। दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां यहां पर देखने को पाई जाती हैं। संसदीय शासन का मूल गुण उसका उत्तरदायित्व है कि कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और अध्यक्षात्मक पद्धति का सबसे बड़ा गुण है उसका स्थायित्व। एक बार निर्वाचित हो गया तो 4 साल तक व्यक्ति को निश्चिंत होकर के नीतियां का निर्माण करके उनको क्रियान्वित करता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में स्थायित्व भी है, उत्तरदायित्व भी है। स्थायित्व है मतलब संघीय परिषद के 7 सदस्यों को 4 साल के पूर्व हटाया नहीं जा सकता। विशेष परिस्थिति में यदि आ गई तो उसमें स्थिति जैसी होगी की जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी संघीय परिषद को, संघीय परिषद के सदस्यों को पदच्युत नहीं किया गया है। और उत्तरदायित्व भी है, संघीय परिषद के सदस्यों से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, संसदीय शासन में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है, ये 7 सदस्यों की परिषद शक्तिशाली है। इसका निर्वाचन संघीय सभा के द्वारा होता है। यह संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संघीय परिषद के सदस्य सदन की बैठकों में भाग लेते हैं और विधेयक पेश करते हैं और पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है अध्यक्ष। ये संसदीय शासन के लक्षण इतने हैं। लेकिन संसदीय शासन के लक्षण जो नहीं है, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें देखें। कोई भी संघीय परिषद का सदस्य संघीय सभा का सदस्य नहीं होता, जबकि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य सदन का सदस्य होता है। उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री का पद नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी यहाँ पर नहीं। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायी नहीं होता। 7 व्यक्ति सामूहिक रूप से सदन के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि जरूरत पड़े तो एक एक करके हटाएंगे। एक के त्याग पत्र से पूरा मंत्रिमंडल या 7 सदस्यों की परिषद भंग नहीं होती। तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव है और इनके बीच एकता भी नहीं होती। निर्वाचन के समय चर्चा हुई थी, अलग अलग दलों के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, तो राजनीतिक एकता नहीं होती। और ये एक कार्य के लिए एक दूसरे की वे आलोचना भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कार्यपालिका भी नहीं पाई जाती। जैसे संसदीय शासन में नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, ऐसा विभाजन भी यहाँ पर नहीं होता। और इन 7 सदस्यों को सदन के प्रथम सदन का बहुमत का विश्वास भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इनमें सजातीयता, राजनीतिक सजातीयता भी नहीं पाई जाती। मतलब 7 व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य होते, अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो संसदीय शासन के कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से यहाँ पर बचने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर अध्यक्षात्मक पद्धति की भी कुछ बातें देखने को मिलती हैं। जैसे संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते और संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों को पदच्युत नहीं कर सकते। मतलब कि जैसा अविश्वास प्रस्ताव अमेरिका में नहीं देखा जाता, वैसे यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं। और अध्यक्षात्मक शासन के बहुत से गुण यहाँ पर नहीं पाए जाते। जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रपति शक्तिशाली और सर्वसर्वा होता है, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति शक्तिशाली और सर्वसर्वा नहीं। और मंत्रिमंडल का सदस्य या जिस प्रकार से अमेरिका में मंत्रिमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति की छोटी शिक्षा किसी भी मंत्री पद से हटा सकती है।
यहाँ पर संघीय परिषद का अध्यक्ष अपने किसी भी साथी को नहीं हटा सकता। जिस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकता है, स्विट्जरलैंड में सातों में से जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष अपने किसी भी साथी को हटा नहीं सकता और इसको वीटो का भी अधिकार नहीं दिया गया अध्यक्ष को। इसके अलावा अध्यक्ष की स्थिति नाम मात्र की है। मतलब यह है कि संघीय परिषद में अध्यक्षात्मक शासन और संसदीय शासन दोनों की अच्छाइयों को लिया गया है। जितनी बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, इनको छोड़ दिया गया है और इसलिए स्विट्जरलैंड की पद्धति को मिश्रित शासन पद्धति कहते हैं। एक प्रश्न, इसे बहुल कार्यपालिका क्यों कहते हैं? मंत्रिमंडल में भी तो बहुत सदस्य होते हैं, तो क्या मंत्रिमंडल की भी जो शक्तियां बटी होती है, मतलब मंत्रिमंडल के में अनेक सदस्य होते हैं, फिर उनको एक एक विभाग सौंपा जाता है। मंत्रिमंडल को एकल कार्यपालिका कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड की इस परिषद को बहुल कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? इसलिए कि मंत्रिमंडल में एकता होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य विचारों की दृष्टि से एक ही बात करते हैं, वे एक दूसरे से भिन्न या सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैकडोनाल्ड कहता है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या कहते हैं, महत्व इस बात का है कि हम एक ही बात कहते हैं। ये इसलिए मंत्रिमंडल को एक माना जाता है, यद्यपि उसमें सदस्य अधिक होते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को बहुल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सातों सदस्यों के बीच एकता नहीं होती, एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, इनके बीच सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं पाया जाता। यहाँ पर सदस्य भी अधिक होते हैं, इनके बीच मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहते हैं। देखें, इस स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की कुछ विचित्रताएं या अनोखी विशेषताएं यहाँ पर देखने को पाई जाती हैं। ये कौन से देखते हैं। सबसे पहले मंडलीय प्रकृति। मंडलीय प्रकृति का मतलब होता है कि एक संस्था में कार्यपालिका की शक्तियों का निहित होना मंडलीय प्रकृति कहलाता है। मंडल का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं। एक उदाहरण के लिए लीजिएगा, जैसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड, माध्यमिक मंडल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन छत्तीसगढ़, तो बोर्ड होता है। बोर्ड मतलब मंडल, मंडल में एक से अधिक सदस्य होते हैं। जैसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जहां का भी मंडल होता है वहां पर सदस्यों की संख्या 2, 4, 6 इस प्रकार से होती है। लेकिन जो ब्यूरो सिस्टम होता है, ब्यूरो पद्धति में मुखिया एक होता है, इसे डायरेक्टर कहते हैं। जैसे पुलिस विभाग ब्यूरो पद्धति पर आधारित है, तो पुलिस में ऐसा मंडल नहीं होता। पुलिस विभाग में एक व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है, डीजीपी जिसे कहते हैं, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल पुलिस, ये सर्वे सर्वा पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। क्यों? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बहस करेंगे तो बातें खुलेंगी और बातें खुल जाएंगी, मतलब लीक आउट हो जाएगा, काम नहीं कर सकते। इस तरह पर एक व्यक्ति को डिसीजन लेने का अधिकार दिया जाता है। जैसे सीबीआई का डायरेक्टर होता है, एक व्यक्ति सर्वे सर्वा। जैसे ईडी का एक सर्वे सर्वा डायरेक्टर होता है। लेकिन जहाँ पर मंडल होते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, इसमें इस आयोग के कुछ सदस्य होते हैं। तो जहां पर अलग अलग प्रकृति के काम करने की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर मंडल या आयोग पद्धति को स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर कार्यपालिका 7 भागों में बटी है, इसलिए इसकी प्रकृति बहुल सदस्यों की बहुलता से जुड़ी है। दूसरी चीज निर्दलीय, चूंकि अलग अलग दलों का सदस्य होते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति निर्दलीय मानी जाती है। यह स्थायित्व से युक्त है, स्थायित्व है, 4 साल के लिए चुन लिए, इसके बाद उनके पास हटाने की संभावना कम रहती है। फिर आगे मत स्वतंत्रता,
हर शख्स अपने मत को अभिव्यक्त कर सकता है, वह किसी निर्णय से बंधा हुआ नहीं होता। मत स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा नेतृत्व का अभाव, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा होता है, ऐसा कोई सर्वेसर्वा स्विट्जरलैंड में देखने को नहीं पाया जाता। फिर है वह संघीय सभा की सेविका के रूप में काम करती है। संघीय सभा की सेविका, संघीय सभा की एक कार्यकारिणी समिति के रूप में काम करना होता है। संघीय सभा की इच्छा के अनुरूप यह काम करती है। और समिति के रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एक उसकी कार्यकारिणी समिति के रूप में यह संघीय परिषद काम करती है। और यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव है। यह है स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद। लेकिन जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया, संघीय परिषद संघीय सभा की एक कार्यकारिणी समिति के रूप में काम करती है, उसके सेविका के रूप में काम करती है, ठीक है। लेकिन दुनिया के सभी देशों में जैसे जैसे लोक कल्याण राज्य की भावना और बलवती होती जा रही है, कार्यपालिका की शक्तियां दुनिया के सभी देशों में बढ़ती जा रही है। जो तकनीकी योग्यता कार्यपालिका के सदस्यों में होती है, वह योग्यता संसद सदस्य में नहीं पाई जा सकती। और इसलिए स्विट्जरलैंड में भी संघीय परिषद के सदस्य अपने बातों से, तर्कों से, साक्ष्यों से और व्यवहार कुशलता से देश का नेतृत्व करते ही संघीय सभा को अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इस प्रकार से संघीय परिषद भी स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के नियंत्रक रूप में अभी काम करती रहती है। वह केवल सेविका ही नहीं है, लेकिन अपने बातों से संघीय सभा को आश्वस्त कर सकती है कि उसने जो तर्क दिए हैं आप उस पर विश्वास करिए, क्योंकि देश को हम चलाना जानते हैं, आप देश चलाते नहीं हैं। और जो देश चलाना, जिसके कंधे पर देश चलाने की जिम्मेदारी होती है, वह तथ्यों को, जानकारियों को अधिक अच्छी तरह से समझता है। तो इस प्रकार से संघीय परिषद सेविका होते हुए भी उसके ऊपर वह नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही है। यह है स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद। आपका